हेलो दोस्तों। और आज की जो क्लास है वो क्लास है हमारी गॉस थ्योरम को लेके। और इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 विच इज स्टेट स्टेट गॉस थ्योरम। स्टेट गॉस थ्योरम थ्योरम ये किसी ने हमसे कहा कि आपकी जो क्लास है वो क्लास बहुत ही तेज है, मतलब ऐसे आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो। अगर आपको तेज लग रही है, मतलब बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग स्पीड थोड़ा सा स्लो करके पढ़ सकते हैं। जिसको धीमी लग रही है वो स्पीड को 1.25 1.5 करके पढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्पीड की उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप चाहें तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो गॉस थ्योरम को स्टेट करने से पहले देख लीजिए, सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। पहली बात तो फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहली बात को समझना होगा कि व्हाट इज फ्लक्स। दूसरी चीज, क्लोज्ड क्लोज्ड प्लेन। क्लोज्ड प्लेन, सबसे पहले दो चीजें, क्लोज्ड प्लेन या क्लोज्ड सरफेस लिख लीजिए, ये ज्यादा सही है, क्लोज्ड सरफेस प्लेन के बजाय। तो फ्लक्स तो हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। कोई भी हम सरफेस ले लेते थे, उससे कितनी लाइनें परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पास करती थी, होती थी, वो क्या कहलाती थी? फ्लक्स कहलाती थी। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी लाइन है किसी सरफेस से परपेंडिकुलर, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था E डॉट ए। अगर आपको याद हो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता था E डॉट ए। क्लोज्ड सरफेस क्या होता है? जैसे आपने अपने घर में ग्लास देखा होगा ना, ग्लास, तो ग्लास को आप ऊपर से और ढक्कन लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, इसके जो पूरा का पूरा सरफेस क्लोज्ड सरफेस हो गया। अगर हम कोई बॉल ले लें गोल, तो ये क्लोज्ड सरफेस है। इसी बॉल को थोड़ा सा काट दें और ओपन कर दें, तो अब ये पूरी तरीके से क्लोज्ड सरफेस नहीं है, होल हो गया इसमें। तो क्लोज्ड और ओपन सरफेसेस की बात इस तरीके से। अब अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, पहले तो ये और समझते हैं कि मान के चलिए, सबसे पहली कंडीशन तो गॉस थ्योरम में ये है, पहली कंडीशन कि जो भी सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस चाहिए हमें। कैसा सरफेस चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। अगर क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस में जो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई, जो हमने देखा था टोटल फ्लक्स फाई होता था, वो टोटल जो चार्ज होता था, टोटल चार्ज उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता था, या ऐसे कहें कि एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दीजिए। ये गॉस का स्टेटमेंट है। बस इसी को अंग्रेजी में लिखना सीखना है। इंग्लिश में एमपी बोर्ड स्टेटमेंट भी पूछती है, प्रूफ भी पूछती है, तो पहले हम स्टेटमेंट सीख लेते हैं, प्रूफ उसके बाद। द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स का मतलब, मान के चलिए कि एक सरफेस है, उससे बाहर की तरफ भी फ्लक्स आ सकता है, अंदर की तरफ, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, तो फिर एक को प्लस में लिखेंगे 4, एक को माइनस में 4, दोनों जीरो हो गए, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। या अपन ऐसा मान लीजिए कि बाहर 4 आ रहा है, अंदर 3 जा रहा है माइनस के, तो ये प्लस के 4 माइनस के 3, तो नेट फ्लक्स प्लस के 1 हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि नेट फ्लक्स मतलब समझ में आना चाहिए कि कोई भी बॉक्स है उसमें नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, सरफेस से बाहर आ रहा है या सरफेस के अंदर जा रहा है, वो टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल नेट क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं चलेगा, मैंने आपको बोल दिया। इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो उस पर टोटल चार्ज होगा, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। अब क्या होता है देखना, मान के चलिए कि कोई सरफेस है, सरफेस में अंदर प्लस क्यू चार्ज, ये बाहर कभी कभी दे देते हैं कि बाहर प्लस 1 कूलम और हो गया, तो टोटल चार्ज जो अपन लेंगे वो प्लस क्यू लेंगे, इनक्लोज्ड होना चाहिए। इसके बाहर जो बिल्कुल सरफेस से बाहर होगा वो इसमें अंदर नहीं चलेगा, ये अपने को याद रखना है। फिर टोटल के अंदर नहीं ले सकते, टोटल कितना क्यू। अब ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। एक बार और दोबारा से कर लेते हैं। द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। ये अपने को याद रखना है, ये बात बिल्कुल खुली खुली बात है। अब दूसरी, अब उन्होंने क्या किया है कि लेट, ये लेट कर लिया है थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा लिखने के हिसाब से कि कोई क्लोज्ड बॉडी है हैविंग क्यू चार्ज इनक्लोज्ड, उसमें क्यू चार्ज भरा हुआ है, देन टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू का 1/एप्सिलॉन 0, जो अभी हमने लिखा था इंग्लिश में उसको इस तरीके से लिख दिया।
ये उन्होंने देख लीजिए ये पूरी क्लोज्ड बॉडी ले लिए, ये भी जैसा लग रहा है, ये क्यू है, आप प्लस के क्यू इसके अंदर भरा हुआ है, बॉडी ले लिए। आइडियल बॉडी नहीं लेनी है, क्या है कुछ लोग ऐसे, आप इसे गोल बॉडी ले सकते हैं बनाने के लिए हालांकि, लेकिन आप आइडियल बॉडी ना लेके आप तो इस तरीके की अनआइडियल बॉडी लीजिए, टेढ़ी आड़ी। अब इसमें चार्ज को सेंटर पे मानेंगे तो यहाँ से ई बाहर की तरफ काम कर रहा है इस तरीके से, तो ये इसके लिए लिख दिया। तो आप ये डायग्राम भी बना देना कि इसके अंदर क्यू है और क्यू की वजह से ई बाहर काम कर रहा है। if dielectric constant with dielectric constant with dielectric के, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिख लेना, ये गलत हो गया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर बीच में भर दें अपन, विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के इज प्रेजेंट, देन ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, जहां एप्सिलॉन 0 होता है वहां के का इनटू कर देते हैं। आप इसको और लिखाना, जब भी स्टेटमेंट पूछें तब ध्यान से लिखाना, थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा ये, कि पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तो आपको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इसको नोटिफिकेशन जरूर डाल दें, आप नोटिफाई कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, प्लीज शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे, मैं 100 लाइक्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ, कि अगर पहले 3 चैप्टर में जिस दिन भी 100 लाइक्स हो जाएंगे लगभग लगभग सभी में, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। दूसरा 100 ओटी जो है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर चैप्टर के हिसाब से एमपी बोर्ड के पैटर्न में बने बनाए हैं, उसको हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। अगर आप लोग ये सब कुछ जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये सब करते हैं, हमें 100 लाइक्स देते हैं, ये टेलीग्राम चैनल भी आपको ओपन कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब आप हमें लाइक दिलवाएंगे और शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो हम बड़े आसानी से आपका काम आसान कर देंगे। तो ये सारी चीजें, फेयर कॉपी जरूर बनाते रहिए, फेयर कॉपी बनाएंगे तो आपको हर जगह काम आएगी, कि कोई ऐसे होता है कई बार स्कूल में देख रहे होते हैं तो वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसे प्रूव गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, एक ही बात है, अगर गॉस थ्योरम आए तो भी, गॉस लॉ आए तो भी, इसको प्रूव करिए ये। अब इसका प्रूफ दो तरीके से होता है, एक तो हम इस तरीके से बॉडी ले लेते हैं ये वाली, एक कोई कोई क्या करता है कि इसको गोल बॉडी बना देता है, तो मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा, आप दोनों में से कोई सा भी कर लीजिए। अब देखिए मैंने क्या किया, लेट क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ बॉडी, एक ये बॉडी ले ली, इसमें चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, तो ये सेंटर पे क्यू भरा हुआ है, ये आप देखना कि सेंटर पे क्यू भरा हुआ है, और ये बॉडी टेढ़ी आड़ी सी ले ली है। द एंगल बिटवीन स्मॉल एरिया डीएस, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया डीएस है, तो इस एरिया का एंगल हमेशा उस एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होती है, उस तरफ होती है परपेंडिकुलर उसके, आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो, सरफेस का डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है ये। और चार्ज क्यू है तो क्यू से ई का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ होगा, तो ये ई बाहर की तरफ, और दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। यही बात अपने यहाँ लिख दी है कि एरिया डीएस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज थीटा, तो जो डीएस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देन फ्लक्स रिलेटेड टू डीएस, डीएस से रिलेटेड फ्लक्स, फाई का फॉर्मूला क्या होता था, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, यही होता था। तो हमने ई ए कॉस थीटा को ऐसे लिख लिया, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई डी एस कॉस थीटा, ये डॉट लगा दिया, दूसरी बार में कॉस में लिख लिया ई डी एस कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू आपको पता ही है, पॉइंट पी पे ई निकालें अगर आर, तो क्यू से आर डिस्टेंस, पी है आर डिस्टेंस पे, तो ई की वैल्यू ये होती है। हम बिल्कुल सबसे शुरू में, आप अगर लेक्चर देखते नहीं आ रहे हैं तो शुरू से लेक्चर देखिए, जो भी लेक्चर स्किप करेगा उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये फिजिक्स है, क्योंकि ऐसा एकदम से ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्ट बड़ी चीज समझने लगेंगे, तो ई का फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। तो आप ई, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एरिया डीएस फ्रॉम थीटा, जो डीएस है इसकी, सॉरी ओ से डिस्टेंस है, आर थीटा गलत भूल गया ये। अब ये हमने ई का फॉर्मूला रख दिया क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्यू अपॉन ई की जगह ये पूरा का पूरा उठा के रख दिया। अब इसको इकट्ठा लिख लिया, क्यू डीएस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब देखते हैं टोटल फ्लक्स फाई, टोटल फ्लक्स की तरह है फाई, वो डी फाई का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देख लीजिए फाई डी फाई, अब अपन ने रख दिया। अब आप देखना ये सब कुछ बदलेगा, आप यहाँ पे आर ले लोगे तो आर तो चेंज हो रही है, मतलब आर वेरिएबल है, आर कैसी है, वेरिएबल है, तो आर तो इंटीग्रेशन से, जो वेरिएबल होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता, जो कांस्टेंट रहेगा वो आएगा। तो देख लीजिए यहाँ कांस्टेंट क्यू है, तो क्यू तो सेंटर पे रखा हुआ है, आप चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी एरिया ले लो, क्यू तो सेंटर पे रखा है, तो क्यू फिक्स है। तो एक तो क्यू फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये भी फिक्स है। और अगर ये आप में से कोई बदल दे तो फिर वो तो साइंटिस्ट ही हो गया। मतलब ऐसे आप मेरा नाम लिख देना कि उनसे पढ़ते थे हम ऑनलाइन, उन्होंने बताया था कि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू बदल के बताओ। तो आप जब भी बदल दो तो मेरा रेफरेंस दे देना, मेरा चैनल विदेशों में भी चल जाएगा। ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds बदलेगा क्योंकि बॉडी है, आपने ds यहाँ कुछ और लिया है, यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ, तो ds बदलेगा। cos थीटा एंगल, क्योंकि e के और इसके बीच का एंगल है e, तो अब हो सकता है कि ये इस तरीके से हो, तो यहाँ पे कुछ और एंगल हो e का, यहाँ पे कुछ और एंगल हो, तो e का एंगल भी बदलेगा, r बदलेगा ही बदलेगा। अब एक बात याद रखना कि आपने देखा होगा ना कि 11th क्लास में एक सॉलिड एंगल पढ़ा होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे 2 डायमेंशनल एंगल को अकेला एंगल कहते हैं, 3 डायमेंशन में अगर ये एंगल बनाने चले जाएं तो इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये पूरी जो वैल्यू है, जो स्मॉल सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है, काहे की वैल्यू होती है? स्मॉल सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है, अगर आप लोग याद रख पाए। और ये जो है ये जनरलाइज तरीके का है, मतलब ऐसे कि आप किसी के लिए भी अभी जो भी वो सर्किल बना के करवाते हैं या स्फीयर बना के करवाते हैं, उसमें ये होता है कि स्पेसिफिक हो गया कि आपका जो जो गोला है वो वर्चुअली स्फीयर ही है, ये हो गया। अब ये डी ओमेगा क्या है? डी ओमेगा सॉलिड एंगल है। क्लास 11th में सॉलिड एंगल आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए तो एक बार देखना पड़ेगी, नहीं तो ये। अब जैसे आपने देखा हो ना, कोई पॉइंट होता है, कोई पॉइंट, उस पॉइंट के चारों तरफ एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है? एंगल की टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री। 360 मतलब 2 पाई। एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। तो देखना आप, जैसे मान के चलो यहाँ से कि जो पॉइंट है, आप एंगल बढ़ाइए तो हो सकता है 30 हो जाए, 90 हो जाए, लेकिन ऐसे घूमते घूमते टोटल 2 पाई होती है। ऐसी जो सॉलिड एंगल होता है उसकी अगर हम एक पॉइंट के अलोंग पूरा टोटल ले लें तो टोटल वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी वैल्यू होती है? टोटल 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू, क्योंकि सम करना है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 4 पाई। ये मैंने 4 पाई रखी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जो गॉस थ्योरम है, विच इज गॉस स्टेटमेंट या गॉस थ्योरम। ये हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो स्फीयर बना के भी कर सकते हैं, एमपी बोर्ड में तो एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसे आप आगे के कंसेप्ट के हिसाब से फंस जाते हैं तो एमपी बोर्ड के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट कर देते हैं इसको, कॉपी चेक करते टाइम बिल्कुल कंफर्म है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर को शेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए